हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से। इससे पहले हमने प्राचीन भारत का मौर्योत्तर तक पहले के वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसे जाके आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। गुप्त वंश ने शासन किया 319 से 500 ईस्वी के अवधि के मध्य किया था। गुप्त वंश ने शासन 4 अश्वमेधों यज्ञों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासन जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी, यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख संबंध है चंद्रगुप्त से। प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमार गुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वाले स्तंभ पर मिलता है। जहांगीर ने भी इस पे अपना उत्कीर्ण करवाया था। पृथ्वी व्यय प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। हुणों के आक्रमण में अत्यंत विचलित हुआ था गुप्त राजवंश। हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक जिसने हुणों पर विजय प्राप्त किया था वह है स्कंदगुप्त। वह अभिलेख जिसे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था भीतरी स्तंभलेख से। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जो हुण के आक्रमण, प्रशासन की सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण। शक विजेता के रूप में जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था रुद्र सिंह तृतीय को। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पतन में संचालित होता था, वह है ताम्रलिपि पतन। भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक संस्कृति संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इसलिए प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। इसलिए गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है सुश्रुत को। धन्वंतरि, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है भास्कराचार्य, जबकि धन्वंतरि और चरक, सुश्रुत ये चिकित्सक थे। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन दिया है। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत का ज्ञात था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। चंद्रगुप्त के नवरत्न में फलित ज्योतिष से संबंधित था छपणक। कालिदास जिसके शासन काल में थे, वह शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया था रूपक। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्का जारी किया था, वह है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में लिखित सांस्कृतिक नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृत भाषा। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ था एरण अभिलेख से। गुप्त संबंध की स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। एक तरफ सुमेलित किया गया सम्राट और दूसरी तरफ उसका उपाधि दिया है। अशोक को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। समुद्रगुप्त पर क्रमांकक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नगरों के क्रमिक पतन का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी गुप्त काल की। मंदिरों एवं ब्राह्मणों में सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया गया था गुप्त वंश के द्वारा। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त युग में भूमि राजस्व दर थी उपज का 6वां भाग।
हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था, उपज का 6वां भाग। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर सहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे विद का भागम। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु। तोरमाण था हुण जातीय दल का। हुण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बाल द्वितीय एवं यशोवर्धन ने। विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्ष की विषय वस्तु थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में सत्य कथन दिया है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तार किया था। शतरंज के खेल के उद्भूत हुआ था भारत में। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृक्षकटिकम का विषय था एक धान्य व्यापारी एक गणिक की पुत्री के प्रेम गाथा। प्राचीन सांख्य दर्शन के महत्वपूर्ण योगदान है कपिल का। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन दिया है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारण में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है वह है अनुस्मृति। महाभाष्य के लेखक पतंजलि का समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक थे गंगेश। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मभूत हो जाने पर पूरा गमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति है चाणक्य के। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। मीमांस के प्रणेता थे जैमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांस से। सांख्य, वैशेषिक, मीमांस, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है वह है मीमांस का। मीमांस और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह जो एक भारतीय दर्शन का भाग नहीं है वह है लोकायत और कपिलायक। ज्ञान, कर्म, भक्ति और तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। शंकराचार्य, अभिनव गुप्ता, रामानुजन तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है वह है अभिनव गुप्ता का। विक्रम संवत शुरू की गई थी 58 ईसा पूर्व में। शक संवत 78 ईस्वी में। गुप्त संवत 320 ईस्वी में और कली संवत शुरू हुआ था 3102 ईसा पूर्व में। सत्य कथन दिया है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। शक संवत 78 ईस्वी से और गुप्त काल सन 319 से प्रारंभ हुआ था। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय को बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। पुराण के अनुसार चंद्रवंशीय शासक का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। मौखिक शासकों की राजधानी थी कन्नौज। हरिसेन, कल्हण एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तक में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित है वह है कल्हण। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई है बाणभट्ट द्वारा। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वह है प्रयाग। नर्मदा घाटी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कपिवाप निवासी थे पृथ्वीकूटा का यानी औरंगाबाद का वर्तमान में।
हेनसांग भारत आया था सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चवांग यानी हेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन दिया है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किए जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोष अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। केसय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयूकी की रचना। चीनी यात्री जिसने भीन माल की यात्रा की थी वह है हेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग 771 अथवा 772 ईस्वी में 671 अथवा 672 ईस्वी में। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिन तुन नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है नालंदा बिहार। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कथन ए दिया है। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल का कृषि संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यम वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया था। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनाना। सत्य कथन दिया है। चीनी तीर्थयात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। चीनी यात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे ने बौद्ध धर्म का उपासक बताया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं जोशी मठ, द्वारिकापुरी और सिंगेरी में। रविकृति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भवभूति कन्नौज के यशो बर्मन से, हरिसेन समुद्रगुप्त और दंडी नरसिम्हन बर्मन से। दरबारी कवि और राजा दिया है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, हरिसेन समुद्रगुप्त के और बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज्य में रहते थे। भोज धार में दुर्गावती, गोंडवाना तथा समुद्रगुप्त विदिशा से संबंधित है। अशोक प्रांतीय शासक थे उज्जैन का। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में देखेंगे अब। खजुराहो का कंदरीय महादेव मंदिर बनवाया था चंदेलों ने। खजुराहो का मंदिर संबंधित है हिंदू धर्म और जैन धर्म से। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल के राजाओं ने। खजुराहो का मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है शिव को। कंदरिया महादेव 64 योगिनी दशा अवतार तथा चित्रगुप्त में से वह जो मंदिर खजुराहो में नहीं है वह है दशा अवतार। खजुराहो के मंदिर भीमबेटका की गुफाएं, सांची का स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है वह है मांडू का महल। बाकी सब खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका गुफा, सांची का स्तूप, ये सब विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर की तेली मंदिर, कांदरिया महादेव मंदिर, ओसिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्राविड़ शैली में बना है वह है ग्वालियर का तेली मंदिर। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं कन्हेरी केंद्र में। आबू का जैन मंदिर बना है संगमरमर से। भावनगर, माउंट आबू, नासिक तथा उज्जैन नगरों में से वह जिसके निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है वह है भावनगर। भावनगर के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इस धर्म से स्वावलंबी के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, शैव एवं बौद्ध धर्म के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है।
त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है एलिफेंटा। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफा में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है बाघ गुफाओं में। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से। एलोरा में गुफाएं के शैलकृत मंदिर है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से। हिंदू, बौद्ध, जैन एवं शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। पश्चिम भारत का प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं नासिक, एलोरा तथा अजंता में। एलिफेंटा नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वह है अजंता। यह महाराष्ट्र में पड़ता है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। शैलकृत स्थापत्य का आचार्य माना जाता है कैलाश मंदिर को, एलोरा के कैलाश मंदिर को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णा प्रथम ने। ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। राष्ट्रकूटों ने संरक्षण प्राप्त किया था जैन धर्म को। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। एक तरफ मंदिर दिया है और दूसरी तरफ स्थान दिया है। गुप्त काल का मंदिर ईंट निर्मित मंदिर है भीतर गांव। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। शिव मंदिर है भूमरा में। विष्णु मंदिर एरण। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य दिया है। भीमबेटका की गुफाएं की भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृति गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृति गुफाएं सम्राट अशोक द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में गुफाओं के विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। अजंता की काल का प्रशय यानी सहायता दिया था वाकाटक ने। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक गाथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित है। जातक गाथाओं से भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है अजंता की गुफाएं एवं लेपाक्षी मंदिर को। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में से जो तथ्य समान है वह है दोनों में शिलाकृत स्मारक। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित किया गया। हम्पी गुजरात में पड़ता है। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में। शिशुपालगढ़ ओडिशा में और अरिकामेडु पड़ता है पुदुचेरी में। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था नरसिंह देव वर्मन ने। काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के निर्मित मंदिर है नागर शैली में। विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में। बोरोबुदुर स्तूप स्थित है इंडोनेशिया के जावा में। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवनों से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मलालपुरम का मंदिर बनाया गया था पल्लव द्वारा। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्मराज रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है वह है द्रौपदी रथ। एक तरफ स्थान और दूसरी तरफ स्मारक दिया है। एलिफेंटा गुफा है। सरवन बेगोला मूर्ति खजुराहो में मंदिर है और सांची में स्तूप है। ऐतिहासिक स्थल तथा राज्य दिया है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। शोर टेम्पल तमिलनाडु में है। हम्पी कर्नाटक में और मानस असम में है। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था। मीनाक्षी मंदिर पांडव द्वारा। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा और महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव द्वारा बनाया गया था। बैजनाथ धाम शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है। दिलवाड़ा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर के लिए। सूर्य मंदिर कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। हवा महल जयपुर में। गोमतेश्वर मंदिर की प्रतिमा कर्नाटक में है।
नालंदा विश्वविद्यालय है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है और सांची में स्तूप है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है सिंधु तथा झेलम नदियों के मध्य। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं दतिया के सन्निकट है। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है मध्य प्रदेश में। दिलवाड़ा जैन मंदिर है माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर द्रविड़ और बेसर है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य शैलियाँ हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायन शब्द निर्दिष्ट है मंदिर संरचना शैली से। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। सुमेलित किया गया एक तरफ विख्यात मूर्ति शिल्प और एक तरफ स्थल दिया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतों तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं वह है अजंता के गुफाओं में। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु की वराह अवतार में की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे विक्षोभ सागर से उभरते दर्शाए गए हैं वह है उदयगिरी के गुफा में। विशाल गोला समूह पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण यह है मामल्लपुर में। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी और महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित बारह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया था वह है धौली स्थित शैलकृत मूर्ति। धौली स्थित शैलकृत हाथी की मूर्ति सबसे पहले बनाया गया था। दक्षिण भारत यानी चोल चालू के पल्लव एवं संगम युग को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।